गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा प्यार शेयर किया है, आपके मैसेजेस मैंने पढ़े और काफ़ी एक बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग मुझे आई कि इतने सारे लोगों के मैसेज मिले हैं। सीरियसली थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड कि आप लोग इतने पॉजिटिव हैं और यू गाइस आर लाइक आप रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं। तो इससे बड़ी गिफ्ट आई डोंट थिंक सो कि अभी तक मुझे कभी मिली है। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, डेमो वीडियोस, प्राइज, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट studyiq.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। मोटिवेशनल कोट्स जो हैं वो मैंने बंद कर दिए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि 3-4 मिनट उसके पीछे स्पेंड करना जो है वो मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा था। दूसरी ये चीज़ हो रही थी क्योंकि मोटिवेशनल पोर्शन जो है वो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट हमारे कवर कर लेता था, तो इसकी वजह से फिर एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी छूट जाते थे। तो अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। अगर आपको इस प्रकार की चीज़ें पसंद है, मोटिवेशनल एंड थिंग्स, राइट, तो आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लीजिएगा। इसमें टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ आपके लिए डालता रहूँगा जिससे आपका मोटिवेशन जो है वो होता रहे। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो कैबिनेट के कुछ डिसीजंस से शुरुआत करेंगे। कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल आयुष मिशन एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने कहा है कि 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो देश के कोने कोने में सेटअप किए जाएंगे और एक हॉलिस्टिक मॉडल, वेलनेस का, हॉलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस, मेंटली एंड फिजिकली लोग जो हैं वो हेल्थ रहें, तो इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर ये वेलनेस सेंटर्स काम करेंगे। डियरनेस अलाउंस, जिसको कहता है महंगाई भत्ता, इज़न्ट इट, महंगाई भत्ता ही कहता है ना उसको, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अंग्रेजी में एक शब्द है डियर, विसे के जिसको हम जो हमें काफ़ी पसंद हैं, जो प्यारा है, तो उसको हम कहते हैं डियर। एक और इसका मतलब होता है डियर यानी कि चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाना। अगर मैं कहूँ द पेट्रोल इज़ गेटिंग डियरर, तो इसका मतलब यह है कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है। इट इज़ वेरी डियरर, ऐसा अगर कहें, या फिर डियरनेस अलाउंस। तो ये महंगाई भत्ता जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं, तो उसके लिए हाइक किया गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आप एक पेंशनर हैं, अगर आपको पेंशन मिल रहा है और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और अब सरकार ने अगर डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है वो उसको इंक्रीज़ कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा पेंशन आएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपके पास ज़्यादा सैलरी आएगी, तो ज़्यादा पैसे आपके पास आएंगे, तो नेचुरली आपका जो खर्च करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर होगी। ये होती भी हैं क्योंकि इतने सारे लाखों लोग जो हैं वो पेंशन के ऊपर हैं, लाखों लोग जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो लाखों लोगों के पास जब ज़्यादा पैसे, एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो ये खर्च करेंगे और इकोनॉमी को इससे एक डिमांड जो है, डिमांड क्रिएट हो सकती है या फिर होती है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वाराणसी में कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने ये कहा है कि अफ़गान की जो ये क्राइसिस है उसको जल्द से जल्द हमें सॉल्व करना चाहिए। 39.76 करोड़ वैक्सीन डोजेस जो हैं वो हमारे देश में एडमिनिस्टर किए गए हैं। हेल्थ मिनिस्टर डिसमिसेस एलिगेशंस रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ कोविड वैक्सीन। हेल्थ मिनिस्टर ने यह कहा है कि हमारे देश में कोविड वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। अब देखते हैं, इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है, तो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एड्रेसेस फर्स्ट एवर जॉइंट मीटिंग ऑफ ऑल साइंस मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स। फिर गवर्नमेंट ने ये जो मेडिकल डिवाइसेस हैं तो उसकी मार्जिन को 70% तक रखा है, ताकि एक हद से ज़्यादा जो है वो आप पैसे चार्ज ना करें। ये इसमें सारी चीज़ें, ये पल्स ऑक्सीमीटर, निब्यूलाइज़र, ग्लूकोमीटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर लाइव स्टॉक को ध्यान में रखते हुए CCEA ने, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने
एक स्पेशल लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज अप्रूव किया है। और साउथ अफ्रीका में जो हिंसा चल रही है तो इसकी वजह से 72 लोगों की मृत्यु हुई है। और तालिबान का ये दावा है कि स्पिन बोल्दाक नाम का जो रीजन है जो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की बॉर्डर है, तो ये रीजन उन्होंने कवर कर लिया, ये उनके कब्जे में आ चुका है। नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट शेर बहादुर दोबा sworn in as Prime Minister of Himalayan nation, that is नेपाल। क्यूबा में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और क्यूबा में कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कम्युनिस्ट सरकार नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना है। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब ने ये कहा है कि टोक्यो ओलंपिक जो हैं उसका सॉन्ग भारत ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो हमारे ये जो एथलीट्स हैं उनको चीयर अप करना चाहिए। तो वी कैन डू इट। आप गवर्नमेंट ऐप के माध्यम से भी ओलंपिक प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपिनियन एडिटोरियल्स। नेबरहुड वॉच टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। एज वी नो कि चाइना जो है वो काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट, विस्तारवाद जो है वो चाइना का एक स्वभाव रहा है। अलग अलग रीजन में और दुनिया के अलग अलग रीजन में चाइना जो है वो अपने आप को स्प्रेड करता जा रहा है। चाइना नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहा है, नए रीजन में मिलिट्री बेसिस बनाने की भी कोशिश कर रहा है। और अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, यानी कि साउथ एशिया की बात करें, तो ये रहे साउथ एशिया के कुछ देश। इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, ये 8 देश साउथ एशिया के पार्ट हैं। और एक ग्रुप भी है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये देश जो हैं ये इस सार्क ग्रुप के भी पार्ट हैं। अब चाइना जो है ये सारे देशों में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। एक भारत को छोड़ दीजिए और एक भूटान को छोड़ दीजिए, इन दोनों देश को छोड़ अगर हम साइड में रख दें तो बाकी सारे देशों में चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, तो हमने कई बार बात की है ना, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के बारे में, जो BRI का ही पार्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है। फिर कल मेरे कलीग अंकित अग्रवाल साहब ने एक वीडियो बनाया था कि कैसे अब चाइना जो है वो तालिबान के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। और कैसे जैसे ही USA यहाँ से निकल जाएगा तो चाइना यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा एक वीडियो उन्होंने बनाया है। आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स चाहते हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। एक और चीज़, कल मैंने आपको कंपाला प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। तो व्हाट वी हैव डन एज अ टीम के मेरे जो कलीग हैं राहुल साईगांवकर साहब, तो उन्होंने कंपाला प्रिंसिपल्स के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो आप देखेंगे। कल हमने वीडियो ये अपलोड किया था, इंडिया अफ्रीका टाइज कंपाला एग्रीमेंट के द्वारा गाइडेड है, ऐसा कुछ नाम हमने रखा था उसका, तो वो देख लीजिएगा, इट इज़ अवेलेबल। तो उसमें कंपाला प्रिंसिपल्स को स्पेसिफिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या है कंपाला प्रिंसिपल्स। तो आई होप आप वो देख लेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आई एम श्योर, डेफिनेटली काफ़ी अच्छे टीचर हैं राहुल साईगांवकर। राइट, तो मैं बात कर रहा था सार्क के बारे में और इस रीजन के बारे में, थोड़ी बहुत जियोग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ अब देखिए, नेपाल का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स काफ़ी अप डाउन वहाँ पर चल रहा है। बांग्लादेश का अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखेंगे तो वहाँ पर एक पार्टी, अभी जो फिलहाल पार्टी है शेख हसीना मैडम की पार्टी, वो प्रो इंडिया है, वो भारत को काफ़ी रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। लेकिन उनका जो ऑपोजिशन है वो तो भारत को नफरत करता है और चाइना ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका में भी एक ख़ास परिवार अभी सत्ता में है और उनका एक झुकाव जो है वो चाइना की तरफ हमेशा रहा है। मालदीव्स की बातें अलग हैं, अब मालदीव्स में सिचुएशन काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों पहले एक स्टडी IQ के ऊपर एक वीडियो आया था, इंडिया आउट कैंपेन, ऐसा एक वहाँ पर कैंपेन चल रहा है, एक लंबे समय से चल रहा है। और कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि वहाँ के लोग जो हैं, मालदीव्स के लोग, वो भारत को नफरत करें। और कुछ ऐसी पार्टीज़ वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी जो एक तरफ जो रूलिंग पार्टी जो कर रही है तो उसके
खिलाफ कुछ स्टेप्स लेंगी, तो वहाँ पर भी ऐसी कुछ बातें हैं। अब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के बारे में आप जानते हैं कि जैसे ही यूएसए वहाँ से निकलेगा, पाकिस्तान एक लंबे समय से आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक लंबे समय से तालिबान को सपोर्ट करते आए हैं और कहते हैं कि तालिबान जो है वो उसका मीन्स आईएसआई का पूरा कंट्रोल है तालिबान के ऊपर। और अब चाइना का भी सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तालिबान को चाइना का भी सपोर्ट मिलेगा। और अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैं कुछ इंटरनेशनल जो रेडियोज़ हैं, बीबीसी और ये कुछ देख रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज चेक कर रहा था, तो मुझे पता चला कि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के यंगस्टर्स जो हैं, मेरे आपकी तरह जो लोग हैं, तो वो लोग काफ़ी निराश हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाए, क्योंकि उनको वहाँ पर आशा नज़र नहीं आ रही कि एक बार यूएसए यहाँ से चला गया तो फिर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। भारत ने एक लंबे समय से अफ्रीका क्यों कहा मैंने, अफ़गानिस्तान, भारत ने एक लंबे समय से अफ़गानिस्तान की मदद की है। हमने वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। एज़ यू नो, हमने बहुत सारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग, फिर इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जो सलमा डैम है, हॉस्पिटल्स, कितनी सारी चीज़ें, रोड डेवलप करना। तो ये जो इतनी मेहनत करके हमने जो जो चीज़ें बनाई हैं अफ़गानिस्तान में, एक बार तालिबान वापस आ गया तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान की मदद करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नेपाल के पॉलिटिक्स की बात करें तो रिवॉल्व हो रही है सरकार, राइट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो केपी शर्मा ओली साहब हैं उनको हटाकर दूसरे एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाने का आदेश दिया है। तो वहाँ पर अभी तो अभी तक जो एक केपी शर्मा ओली साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी भारत को बदनाम किया, भारत के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम डाले थे, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए, भारत को किसी भी प्रकार का प्रेफरेंस नहीं रखना चाहिए कि ये पार्टी आएगी तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, ये पार्टी आएगी तो नहीं। भारत को उस पर्टिकुलर हमारे रीजन की बात करें तो कोई भी पार्टी आए, वी शुड बी रेडी टू एंगेज विद देम, वी शुड बी रेडी टू हैव ए वर्ड विद देम। अब राजपक्षा फैमिली जो हैं श्रीलंका में, तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ये राजपक्ष ब्रदर्स हैं, राइट। अब ये जो राजपक्ष ब्रदर्स हैं ये प्रो चाइना हैं। अगर आप देखेंगे तो हम्बन टोटा और ये सारे जो पोर्ट्स के डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों का की परमिशन जो है वो राजपक्ष ब्रदर्स के टाइम पर ही दी गई थी। और फिर बीच में दूसरी एक सरकार आई थी मैत्रीपाला सिरिसेना की और विक्रमासिंघे, इन दोनों की एक कॉम्बिनेशन वाली सरकार थी। एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो प्रो इंडिया थे, लेकिन उस टाइम पर वो कोई इतनी खास चीज़ नहीं कर पाए। उन्होंने जो प्रॉमिस की थी वो डिलीवर नहीं कर पाए और उसकी वजह से वो इलेक्शन हार गए और फिर से वही पार्टी पावर में आ चुकी है जो प्रो चाइना है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये श्रीलंका जो है वो चाइना को हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर न्यूक्लियर वेपन वाली जो सबमरीन्स हैं वो पार करने के लिए परमिशन दे रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर एक बार चाइना यहाँ पर घुस गया है उसके बाद उसको यहाँ से निकालना जो है इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पता नहीं 50-60 साल चले जाएंगे उसको यहाँ से निकलते हुए। बांग्लादेश के बारे में मैंने आपको बताया, बांग्लादेश एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है भारत का। बांग्लादेश के लोग भी भारत के लोगों को बहुत प्यार करते हैं। दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप भी काफ़ी मजबूत है। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि हम बांग्लादेश जब भी मुसीबत में हो तो हम उनको सपोर्ट करें। फिर अगर उनको हमारी ज़रूरत है और उस टाइम पर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वहाँ के लोग भी सोचेंगे तो ये तो सिर्फ नाम का फ्रेंड है, काम का फ्रेंड नहीं है। जैसे कि वैक्सीन सप्लाई, अब भूटान के साथ भी ऐसा हुआ। मीन्स भारत की सिचुएशन ऐसी थी, आई एम श्योर जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने तो चीज़ों को समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन लोग थोड़ी समझेंगे। डिप्लोमेट समझ जाएंगे, वो आपकी सिचुएशन को समझेंगे क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो क्योंकि भारत की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी सेकंड वेव के टाइम पर, तो हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज थी। तो उस टाइम पर अगर हम दूसरे देश को वैक्सीन दें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कोविड के डोसेज अब श्रीलंका को तो मिल ही रहे हैं चाइना से, लेकिन ये जो बांग्लादेश है वो भी चाइना की जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो फिर
चाइना के प्रति उनका झुकाव जो है वो हो जाएगा। फिर वी हैव अब्दुल्ला यामीन, ये मालदीव्स के पहले प्रेसिडेंट, मीन्स ही यूज्ड टू बी ए प्रेसिडेंट और अब ये जेल में हैं। काफ़ी करप्शन कर लिया, काफ़ी नेगेटिव एक्टिविटीज़ उन्होंने कर ली, अब जेल में है और अब उनको भारत की मदद चाहिए। ये भी प्रो चाइना थे। तो चाइना आप देख सकते हैं भारत के इर्द गिर्द जो साउथ एशिया रीजन है उसमें काफ़ी पेनिट्रेट कर रहा है और उनके पास पैसे भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं वो चाइना देने के लिए तैयार रहता है, ऐसी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं, डिसीजन मेकर्स जो हैं वो मना नहीं कर सकते, ऐसी ऑफर्स देता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश है जैसे कि बांग्लादेश ने हाल ही में एक डीप सी पोर्ट, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट एक ऑफ़र किया था कि एक डीप सी पोर्ट आपके देश में बनाया जाए, तो बांग्लादेश ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इंडिया हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट, हमें हमारे डिप्लोमेसी को और धारदार और स्मार्ट बनाना होगा। हमारे पास चाइना जितने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए, अपनी जो डिप्लोमेसी है उसका इस्तेमाल करते हुए चाइना को यहाँ से दूर रख सकते हैं। वोटर वूज पायोनियर का ये आर्टिकल है, इट्स अबाउट तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये दोनों राज्यों को कनेक्ट करने वाली एक नदी है जिसका नाम है कावेरी। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दिस इज़ कावेरी हियर एंड एज यू कैन सी यहाँ पर इसका जन्म होता है, फिर कर्नाटका के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर फिर बॉर्डर के ऊपर चल रही है ये नदी, और बॉर्डर के ऊपर चलते चलते धीरे से मुड़ते हुए तमिलनाडु राज्य में एंटर हो जाती हैं और फिर तमिलनाडु के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स से पास होकर फाइनली इसका जो माउथ है, जब भी कोई रिवर किसी समंदर को मिलती है तो दैट इज़ नोन एज माउथ ऑफ द रिवर। तो इसका जो माउथ है कावेरी का वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड आई एम श्योर अब आपको पता चल गई है। ओके, अब पानी, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, पानी के बिना हम जी नहीं सकते। नदियाँ जो हैं वो हमारे कल्चर का पार्ट है और सिर्फ हमारे नहीं, दुनिया की सभी संस्कृति को आप देख लीजिएगा, चाहे नाइल नदी हो, चाहे चाइना की नदियाँ हों, चाहे यूरोप की नदियाँ हों, चाहे ये मेसोपोटामिया की नदियाँ हों, हर जगह पर इंसानों के जो सिविलाइजेशन है, संस्कृति जो है, उसकी शुरुआत नदियों से हुई है, नदियों के किनारे हुई है। तो दैट्स वाई भारत में एक बिलीफ है कि जो हम कहते हैं गंगा मैया, नर्मदा और नदियाँ जो हैं उनको वी कॉल इट एज मदर बिकॉज रिवर इज़ प्रोवाइडर ऑफ लाइफ, फूड एक्सेट्रा। अब ये जो कावेरी डेल्टा रीजन है, तमिलनाडु में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि तमिलनाडु के पास इतना ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है और पानी कम होने, ये जो कावेरी डेल्टा रीजन है वो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट से पास होता है और कम पानी की वजह से ये जो रीजन है ये धीरे धीरे मरुस्थल में तब्दील हो रहा है। दूसरी चीज़ कि तमिलनाडु का ये जो कावेरी जिस जगह से निकलती हैं, तो ये पूरे जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राइस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इसी रीजन में होता है, तो तमिलनाडु का ये फूड बास्केट वाला रीजन है। अब कावेरी रिवर, कई बार इसके बारे में डिस्कशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कितना पानी किस राज्य को मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं क्वांटिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके सारी चीज़ें सॉल्व कर दी हैं, लेकिन फिर भी ये तो पेपर की बात है, रियलिटी में चीज़ें जो हैं उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम कर्नाटका को ब्लेम नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कर्नाटका मीन्स ऑफ कोर्स तमिलनाडु कहेगा कि कर्नाटका है, लेकिन तमिलनाडु भी अपनी जगह पर सही है क्योंकि फूड सिक्योरिटी की बात है। लाखों, लगभग 5 लाख जितने किसान जो हैं वो डायरेक्टली इस नदी के ऊपर उनकी इनकम, उनकी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट है। और कर्नाटका को हम ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पानी है उस पानी का इस्तेमाल कर्नाटका पीने के लिए और ख़ुद के राज्य में खेतीबाड़ी के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कुछ सालों पहले की बात है जब नितिन गडकरी साहब ने ये एक सजेशन दिया था कि वो कावेरी को जो है वो गोदावरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, और उनका ये प्लान था कि गोदावरी में जो सरप्लस पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, ये पानी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और तमिलनाडु की अलग अलग जो जगहें हैं वहाँ पर कैनाल के माध्यम से पहुँचा सकते हैं।
लेकिन अब इसके ऊपर कोई इतना ख़ास काम या फिर ये आगे ये प्रोजेक्ट नहीं बढ़ पाया है। हाल ही में तमिलनाडु के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट एक्सेट्रा, तो इन्होंने इस बात का विरोध किया है कि जो मेकेडाटू मेकेडाटू डैम बनाने की जो बात है काबरी के ऊपर, तो इसका विरोध किया है, कहा है कि इसकी वजह से पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो अब ये एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे ये आर्टिकल इसलिए पसंद आया क्योंकि यहाँ पर एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात बताई है कि क्यों हम सिर्फ इसी चीज़ के डैम और ये सारी चीज़ों का और जो नदियों का पानी का फ्लो है उसके उसके बारे में ही हमेशा चिंतित क्यों होते रहें। एक तरफ अगर हमारे पास समंदर है, एज यू कैन सी हियर व्हेन आई से हमारे पास, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर तमिलनाडु, कि अगर तमिलनाडु एक बे ऑफ बंगाल का लिटोरल स्टेट है, उसके साथ पानी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो बड़े बड़े डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स जो हैं वो कोस्ट लाइन पर तैयार किए जा सकते हैं। इनफैक्ट ये जो हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी एंड इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये दो एलिट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये दोनों के दोनों तमिलनाडु के चेन्नई में हैं, और इन्होंने ये टेक्नोलॉजी डीसैलिनाइजेशन प्लांट की टेक्नोलॉजी जो है इसको डेवलप कर लिया है। तो अगर तमिलनाडु इसकी शुरुआत करेगा डीसैलिनाइजेशन प्लांट की, और इससे अगर हम पानी को पहुंचा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा। ये लगेगा इम्पॉसिबल, लेकिन जब कोई भी राज्य अगर तमिलनाडु इसको पॉसिबल कर देता है तो इट विल ओपन अ न्यू चैप्टर ऑल टुगेदर। रैंपिंग अप सप्लाई, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अब हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। जो हमने देखा स्टार्टिंग में कि कैसा हेल्थ मिनिस्टर ने ये बताया है कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है। देखिए, एक महीना भी नहीं हुआ है, 21 जून को सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो डायरेक्टली वैक्सीन्स को ख़रीदेगी और फिर स्टेट्स को सप्लाई करेगी। तो 75% जितनी जो वैक्सीन है वो डायरेक्टली अब सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद लेती है, और कुछ अपने पास रखती है और कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग राज्यों तक पहुंचा देती है, और अपने पास जो है वो यूनियन टेरिटरीज और इनको पहुंचा देती है। तो बेसिकली ये प्लान बनाया 21 जून 2021 को। अब एक महीना भी इसको नहीं हुआ है और अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज जो है वो नज़र आ रही है। कोविन डेटाबेस को अगर हम देखें तो एज यू कैन रीड हियर, कोविन डेटाबेस shows that weekly pace of vaccination has declined to nearly 60% of what was seen in the week after 21st June, causing several states, particularly in South India, to complain of a shortage. तो यस, देयर इज़ अ ड्रॉप, एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। 21 जून पहले दिन पर 91 लाख डोजेस एडमिनिस्टर किए गए, और धीरे धीरे 27 जून तक जो है वो लगभग 90 लाख के आसपास रहा, और टोटल कुछ 4 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया। लेकिन उसके उसके कुछ टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये ड्रॉप नंबर, ये 4 करोड़ एक हफ्ते में दिए गए, यहाँ पर आप 5 से 11 जुलाई देखेंगे तो यूल फाइंड 2.3 करोड़ डोजेस। तो धीरे धीरे आंकड़ा जो है वो कम हो गया है, और अगर हमें एक साल के अंदर, इस साल के अंत तक 2021 के एंड तक अगर हमें सभी इंडियंस को वैक्सीनेट करना है, जो एडल्ट हैं उनको वैक्सीनेट करना है, देन वी हैव टू वैक्सीनेट 86 लाख पीपल एवरी सिंगल डे। 86 लाख लोगों को हर रोज़ डोज देने पड़ेंगे, लेकिन क्या हम इतने डोज दे पा रहे हैं? नो। लगभग 40 लाख के आसपास अब जो एवरेज जो है वो निकल रही है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर रियलिटी की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, कोविड के केसेस जो हैं उसमें भी एक वृद्धि हमें देखने को मिली है। अलग अलग जगहों पर कोविड के केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे हैं, और हमने अभी तक हमारे देश की जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन है उसके सिर्फ 33% को फर्स्ट डोज दिया है, और फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हमारे देश में पता है कितने हैं? सिर्फ 8%। यूएसए ने कितने सारे लोगों को डोजेस दिए हैं, राइट? यूके में भी फिर से केसेस देखने को मिले हैं। यूएसए में लगभग 15,000 केसेस हर रोज़ देखने को मिलते थे, अब वहाँ पर भी 40,000 केसेस हर रोज़ देखने को मिला। भारत में भी 40,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो हर रोज़ रजिस्टर हो रहे हैं, और हर रोज़ हमारे देश में 800 से लेकर 1000 लोगों की कोविड की वजह से मृत्यु भी हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय तो है ही। ये थर्ड वेव की जो न्यूज़ हैं, ये धीरे धीरे अगर डेटा को देखें तो धीरे धीरे लगता है कि ये पिकअप हो रही हैं। तो वी हैव टू बूस्ट वैक्सीनेशन, मास्क पहनना और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है।
विमेन वर्क मोर ऑन लेस, ये रियलिटी है। महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं और उनको पैसे कम मिलते हैं, दे अर्न लेस। और जो मेल हैं वो दिन में भी अगर आप देखें क्वांटिटी ऑफ आवर्स दैट दे वर्क, इट इज़ वेरी लेस। अगर बाहर का काम है तो ऑफिस का काम करके घर आए, दैट्स इट, डन। उसके बाद टीवी देखते रहें, खाना वाना सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाएगी। तो ये फ़िलहाल तो सिचुएशन है। तो महिलाओं को ज़्यादा काम रहता है। अगर वो जॉब भी कर रही है तो घर जाकर फिर खाना पीना ये सारी चीज़ें बनाना जो है वो, फिर बच्चे हैं, अगर एल्डरली लोग हैं तो उनको दवा ये वो, तो ये काम जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है महिलाओं का। एंड हेड्स ऑफ टू ऑल दोज वर्किंग women एंड ऑल दोज housewives as well. Housewives भी, you know, they are the ones, they are the backbone of a family. So एक सर्वे कंडक्ट किया गया और ये सर्वे जो हैं इसमें 17,000 से भी ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स थे। अक्टूबर से नवंबर 2020। आप सोचेंगे कि ये तो कोविड का टाइम है तो कैसे सर्वे। द थिंग इज़ कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ लिए गए और उन जो एक डिटेल में डिस्कशन हुई टेलीफोन के ऊपर। इंटरव्यूज़ हैं, राइट, इट्स नॉट क्वेश्चनेयर, इट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो एक इन डेप्थ डिस्कशन के बाद ये जो रिसर्चर्स हैं डेलबर्ग ने ये लार्जेस्ट स्टडी कंडक्ट की ताकि पता चले कि सामाजिक और आर्थिक सिचुएशन कैसी है महिलाओं की और कोविड की इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या आई है। अब किसी भी सर्वे का एक लक्ष्य होता है, तो इस सर्वे का लक्ष्य ये था, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक ऑन विमेंस लाइवलीहुड, एक्सेस टू एसेंशियल एंड सैनिटेशन, एसेट्स एंड डेट, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड टाइम यूज़। ये इस सर्वे के लक्ष्य थे या फिर गोल्स। आई होप ये क्लियर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ हाउ यू स्टडी ए सर्वे। एक सर्वे जो होता है, किसने कंडक्ट किया, कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया, लक्ष्य क्या था, क्या चीज़ फाइंड करने के लिए ये सर्वे किया, ये कुछ बेसिक प्रश्न के साथ आपको सर्वे पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए, या फिर सर्वे के ऊपर लिखे गए आर्टिकल्स को भी आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू प्रॉपरली रीड दिस सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो अब देखते हैं कि फाइंडिंग क्या है। Women were more affected than men by employment issues. महिलाओं की वैसे भी अगर देखें तो जॉब्स कम कर रही थी महिलाएं कंपेयर्ड टू मेन। और जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जॉब किसकी चली गई? महिलाओं की। सबसे पहले महिलाओं की जॉब चली गई। और आज भी जो चीज़ें बैक टू नॉर्मल हुई है तो इसमें भी ऐसी सिचुएशन है कि जो पेड वर्क है महिलाएं, आज भी जो महिलाएं काम करती थी उसमें से लगभग 43% महिलाएं ऐसी हैं जो उनको वापस अपनी जॉब जो है वो नहीं मिली है। अब इसकी इम्पैक्ट क्या होती है? जिन महिलाओं के पास काम नहीं था, जो लॉकडाउन के टाइम पर उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उनकी सिचुएशन ऐसी हुई कि महिलाओं को क्या हुआ कि क्योंकि वो घर चलाती थी, उनके पैसों से घर चलता था, तो ये घर चलता था तो खाने पीने के इश्यूज होने लगे। फूड सप्लाई जो है वो कम हो गई। कई महिलाओं के साथ ऐसा भी हुआ कि उनको एक वक्त का खाना जो है वो स्किप करना पड़ा। अब इसकी इम्पैक्ट किसके ऊपर होती है? उनके न्यूट्रिशन के ऊपर होती है। बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? तो आप बीमार पड़ेंगे। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपका खर्च बढ़ेगा। बीमार जब पड़ जाएंगे, यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा। तो जब वहाँ पर एडमिट होंगे और आपको जेब में से पैसे देने पड़ेंगे 20,000 30,000, तब रियलाइज़ होगा कि इससे अच्छा तो इतने पैसों का खाना खा लिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। लेकिन लेसन बहुत ही टफ हो गया। और फिर आपने 30-40 हज़ार या फिर उससे ज़्यादा पैसे हॉस्पिटल में दिए। अब आप हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे, देन यू हैव टू वर्क मोर, ताकि आपने जिनसे पैसे बोरो किए हैं उनको टाइम पर दे दे। अब भी सिचुएशन यही होगी कि आपके पास उतने पैसे नहीं रहेंगे कि आप 2 टाइम मील अफोर्ड कर सकें, 3 टाइम अच्छा मील अफोर्ड कर सकें। तो आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, राइट, एक जीने की जो मज़ा है, ये सारी चीज़ें जो है वो चली जाएगी, निर्रस बनता जाएगा जीवन। जस्ट इमेजिन कि कितनी। और यहाँ पर ये उन महिलाओं के साथ डिस्कशन हुई है जिन महिलाओं के पास टेलीफोन थे, जिनका एक्सेस टेलीफोन के ऊपर हो पाया, टेलीफोन या फिर मोबाइल से
जिनके साथ डिस्कशन हो पाई। जस्ट इमेजिन वे सारी महिलाएं जिनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है आज, तो उनकी लाइफ तो इनसे भी थोड़ी ज़्यादा सीवियर होगी। हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें तो कितनी सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको जो कॉन्ट्रासेप्शन है, गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं, तो ये चीज़ों का उनको एक्सेस नहीं था। अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकती है। फिर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो हैं, सैनिटरी पैड्स, तो इनका एक्सेस नहीं था लॉकडाउन और ऐसे समय में। तो ये भी उनके हेल्थ के ऊपर चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है व्हेन यू डोंट हैव थिंग्स लाइक सैनिटरी पैड्स। तो जस्ट इमेजिन कि कितना स्ट्रेस और अननेसेसरी चीज़ें, मीन्स ऐसी चीज़ें जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का स्ट्रेस। फिर अनपेड वर्क, जैसे बताया कि जैसे हाउसवाइफ की बात करें तो हाउसवाइफ के बारे में ये कहा जाता है कि हाउसवाइफ जो है उनकी कोई सैलरी नहीं होती है, राइट। हाउसवाइफ को पैसे भी जो घर में मिलते हैं तो वो पैसे घर के लिए सामान वो खुद के लिए खरीदे, उसके लिए कोई ऐसे, या फिर उनको डे ऑफ नहीं मिलता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये हाउसवाइफ बनना गलत है या फिर उनको कुछ रेवोल्यूशन करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हाउसवाइफ तो अपना काम अच्छी तरीके से कर रही है। जो दूसरे लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स या फिर एज ए सोसाइटी, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। जब हम किसी महिला को मिलते हैं एंड व्हेन वी से दैट शी इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर और फैशन डिज़ाइनर या फिर एजुकेटर या फिर व्हाटएवर, बस ड्राइवर, पायलट, तो हम काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं कि वाह क्या बात है। बट वी नेवर अप्रिशिएट हाउसवाइफ्स। तो वी नीड टू अप्रिशिएट हाउसवाइफ्स, राइट। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे आर द बैकबोन ऑफ ए हाउस। अगर हाउसवाइफ्स काम करना बंद कर दे तो आप जो पैसे कमाते हैं, अगर आप 50,000 रुपये भी कमाते हैं तो भी आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इफ़ हाउसवाइफ्स आर नॉट कोऑपरेटिव, राइट। आपके बर्तन साफ़ करने, कपड़े धोने, घर साफ़ करने के लिए आपको 3-4 अलग अलग सर्वेंट्स की आवश्यकता होगी और उनकी टोटल सैलरी 20-30 हज़ार रुपये हो जाएगी। आपके पास जो बचेंगे पैसे उससे ज़्यादा आपका नौकर लेकर चला जाएगा, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी इफ़ यू डोंट हैव हाउसवाइफ। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। विमेन फ्रॉम हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, खास करके मुस्लिम महिलाएं, फिर माइग्रेंट्स हैं, फिर ऐसी महिलाएं जो डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, तो ऐसी महिलाओं के ऊपर तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो और ज़्यादा हुई है। वेलफेयर स्कीम और स्पेशल हेल्प ग्रुप ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया महिलाओं को जब भी फाइनेंस की ज़रूरत थी। तो ये इस सर्वे में जो देखा गया, तो इस सर्वे में पता चला कि वेलफेयर स्कीम और SHGs का काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। स्पेसिफिकली द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सपोर्टेड 12 मिलियन, 100 मिलियन and 180 million women respectively during crisis. MG नरेगा ने 1 करोड़ 20 लाख, फिर जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसने 100 मिलियन महिलाओं को, यानी कि 10 करोड़ को, और लगभग आप समझ लीजिए 18 करोड़ जितनी महिलाओं को PDS का सपोर्ट मिला है। अब स्पेशल हेल्प ग्रुप जो हैं वो बोरोइंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और PDS की जब हम बात करें तो PDS एक इंपॉर्टेंट रोल, फिर से एक चीज़ जो हमें PDS में ऐड करनी चाहिए, दैट इज़ न्यूट्रिशन और पल्सेस को ऐड करके न्यूट्रिशनल चीज़ उसमें ऐड होनी चाहिए। फोर्टिफाइड फूड ऐड किया जा सकता है। और PDS के माध्यम से, PDS की जो डिलीवरी है वो गांव-गांव तक है। तो इसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के जो सैनिटरी पैड्स और ये सारी चीज़ें भी महिलाओं को यहाँ पर ही मिल जाए, तो ऐसी एक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव पॉइंट है कि वी कैन डायरेक्टली सप्लाई दिस सैनिटरी पैड्स, कि PDS में ही महिला वहाँ पर ही गांव लेवल पर ही जाए और उनको वहाँ से ही मिल जाए। तो अगर लॉकडाउन भी है, ऐसी सिचुएशन है, तो भी हेल्थ और हाइजीन का सामान आपको मिलता रहेगा। फिर मेंस्ट्रुअल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें, नॉट मेंस्ट्रुअल, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्सेट्रा की बात करें, तो आशा वर्कर्स, मिशन परिवार विकास और दूसरी स्कीम्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एंड स्पेशल हेल्थ ग्रुप्स जो हैं उनको सपोर्ट किया जा सकता है ताकि वो टेक्निकल और मैनेजरियल ट्रेनिंग जो है वो महिलाओं को दे सके, ताकि अपना बिजनेस जो है वो डिजिटली वो चला सके। महिलाओं को वन नेशन वन राशन कार्ड का भी जल्द से जल्द पार्ट बनाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो फिर एक अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम महिलाओं को हमारे देश में दे पाएंगे। और एज वी नो कि अगर एक महिला को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें मिले
तो वो सिर्फ उसकी नहीं है, वो अपने बच्चों को भी अच्छी हेल्थ दे पाएगी, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाएगी, राइट, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को भी एक पॉजिटिव वे में काफ़ी सपोर्ट कर पाएगी। इफ़ यू ट्रेन वन महिला या वन फीमेल, राइट, वन वुमन, तो वो वुमन पूरे फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये रहा आपका प्रश्न, एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।